Good morning, dear students. So now we will proceed with our next chapter, that is Unit 4 at the theatre, on the page number 33. अब जैसे एट द थिएटर यानी कि ये एक इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे एक पोएम दी हुई है एट द थिएटर जिसने लिखी हुई है बाय A.P. हर्बर्ट, यानी कि ऑन द टॉपिक टू द लेडी बिहाइंड मी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है, पोएम है। अब इस पोएम में मतलब कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, अबाउट द एटिकेट्स, यानी कि मैनर्स के बारे में पढ़ोगे कि जब आप बाहर कभी जाते हो पब्लिक वे में, पब्लिकली बाहर जाते हो तो आपको किस टाइप का कैसा बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप पे यहाँ पे आप बोला हुआ है, जैसे भी हम देखते हैं एक्टिविटी 1, द चीफ इंटरेस्ट ऑफ अ स्टोरी और फिल्म लाइज इन इट्स एलिमेंट ऑफ सस्पेंस एंड mystery, and if the mystery or suspense is revealed to us beforehand, all its charm is spoiled. इसका मतलब ये है कि जो आप कभी कोई स्टोरी देखने जाते हो या कोई फिल्म देखने जा रहे हो, ठीक है, तो उसका मेन इंटरेस्ट क्या होता है कि सबसे पहले जो मेन इंटरेस्ट होता है डेट इज़ द एलिमेंट ऑफ सस्पेंस और द मिस्ट्री। कभी कभी कोई ऐसी पिक्चर भी होती है जो काफ़ी सस्पेंसफुल होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इतने ज़्यादा सरप्राइजेस के एलिमेंट्स होते हैं कि आपको जब आप देखते हो तो आपको मज़ा आता है देखने के लिए। तो वही सेम यहाँ पे बोला है कि अगर बाई चांस कभी वो जो स्टोरी है या कोई फिल्म है बाई चांस अगर वो पहले से रिवील हो जाए तो, यानी पहले से आपको पता चल जाए तो क्या होता है कि सारा मतलब जो मज़ा होता है वो किरकिरा हो जाता है, यानी कि फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है वो स्टोरी देखने का या स्टोरी पढ़ने का। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, और वही यहाँ पे इस एक्टिविटी 1 में बोला है, द रेवलेशन मस्ट कम टू अ स्टेप बाय स्टेप एज द ऑल स्टोरी प्रोग्रेसेस, यानी जो रेवलेशन होना चाहिए वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, जैसे जैसे स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या होता है धीरे धीरे स्टोरी का रेवलेशन होता है। बट सम पीपल हु हैव सीन अ प्ले और अ मूवी अर्लियर आर इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग अलाउड व्हाइल वॉचिंग इट अगेन, यानी कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो पहले अगर उन्होंने मूवी या कोई प्ले या फिर कोई ऐसी कोई बुक पढ़ी हुई होती है पहले से ही, तो उनकी हैबिट होती है कि जब वो दोबारा देखने जाते हैं उस फिल्म को या उस मूवी को या उस प्ले को तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दे कीप टॉकिंग एंड टेलिंग व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, यानी कि वो बार बार बातें करते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और बताते रहते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। Thus, they ruin the charm for all those who are sitting around watching for the first time. इससे क्या होता है कि जो आजू बाजू के जो लोग बैठे हुए होते हैं उनसे वो सारा का सारा जो मतलब एक एक्साइटमेंट जो होती है देखने के लिए उस फिल्म को या उस प्ले को पहली बार फर्स्ट टाइम जो देखने जाते हैं लोग, वो सारा का सारा जो चार्म होता है एक्साइटमेंट वो सारा चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं जो पहले से प्ले देख लिया होता है, मूवी देख ली होती है, वो मतलब कि सारा जो सस्पेंस होता है वो रिवील्ड कर देते हैं। समझ में आया कि ये बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जिस वजह से सारा एक्साइटमेंट चला जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया है, हाउ मैनी ऑफ यू गो टू वॉच मूवीज एट द सिनेमा, यानी आपको इसमें लिखना है कि कितने लोग जो है वो मूवीज़ देखने जाते हैं एट द सिनेमा हॉल या एट द थिएटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट, और यानी हम सभी जाते हैं पिक्चर देखने थिएटर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैव यू एवर मेट पीपल डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज, यानी कि कभी आप ऐसे लोगों से मिले हो जो पहले से मूवी देख लेते हैं और फिर बाद में सस्पेंस रिवील कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हाँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप नो भी लिख सकते हो। ठीक है,
What will you do if you find yourself in the same situation described in above passage? यानी कि आप क्या करोगे जब आप यही सेम सिचुएशन आप फेस करोगे, तो आप क्या करोगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है I would like to quit because none can tolerate this type of behavior. यानी कि मैं जो हूँ, अगर बाई चांस कभी मेरे साथ ऐसा होता है, या मैं कभी पहली बार मूवी देखने जा रही हूँ या कोई प्ले देखने जा रही हूँ, और कोई दूसरा जो इंसान है वो पहले से वो प्ले को या मूवी देख चुका है और वो सस्पेंस रिवील कर रहा है, बोलता जा रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी, या फिर मैं ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं करूँगी, बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो इंसान है वो पहले से सारा का सारा सस्पेंस जो है वो रिवील कर रहा है, इसीलिए। ओके, तो आप अपने ओपिनियंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डेट इज एक्टिविटी नंबर 2, रूल्स ऑफ एटिकेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ सोशल लाइफ. We expect people to behave in certain ways. If they do not, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance. यानी कि इस एक्टिविटी 2 में यहाँ पे आपको क्या बताया अबाउट द रूल्स ऑफ एटिकेट. एटिकेट्स मीन्स मैनर्स, यानी कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या मैनर्स होते हैं जो आपको स्मूथली एक आपकी जो सोशल लाइफ है वो आप मतलब उसको व्यतीत कर सकते हो. तो इसलिए हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से भी, ताकि वो अच्छे से जब भी बाहर जाए या कुछ भी करते हैं तो अच्छे से बिहेव करना चाहिए इन द पब्लिक वे. पब्लिक में जब भी आप बाहर जाते हो तब अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फीलिंग्स है उसको हर्ट होगा, चोट पहुंचाएंगे, और इससे क्या होगा इनकन्वीनियंस, यानी इससे डिस्टर्बेंस भी होता है दूसरों को. समझ में आया? तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एनोइंग मैनर्स दिए हुए हैं जिससे क्या होता है लैकिंग इन एटिकेट, यानी कि इससे क्या होता है कि जो मैनर्स होते हैं वो बिल्कुल ही आप मतलब मैनर्स को जो होने चाहिए मैनर्स, उसके अलावा आप वो मैनर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो. कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस. जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक बाहर गए हो और फ़ोन आया हुआ है किसी का और आप ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हो, तो ये क्या होता है कि जब भी आप बाहर जाते हो पब्लिक प्लेसेस पे स्पेशली, तब आपको हमेशा आराम से बात करनी चाहिए. ओके, या जब भी आप किसी से बात भी करते हो तो भी आपको धीरे से बोलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स. यानी कि कोई जो जब आप ट्रैवल करते हो तो बसेस में या ट्रेन्स में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं स्मोक करते हैं, तो ये भी गलत बात है. नेक्स्ट स्पीटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस. स्पीटिंग मतलब थूकना, यानी कि आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो मतलब रास्ते में और कहीं पे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे वो थूकते हैं, तो ये गलत बात है, हमें थूकना नहीं चाहिए. ओके, तो ये अच्छे मैनर्स नहीं हैं. थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, यानी कि किसी क्या करते हैं कि गार्बेज यानी कचरा फेंक देते हैं, कहीं पर भी जहाँ देखा वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है. एंटरिंग समबडीज प्रीमाइसेस विदाउट परमिशन, यानी कि जब भी आप किसी रूम में जाते हो या कभी किसी ऑफिस में जाते हो तो बिना परमिशन के ही आप चले जाते हो अंदर, तो ये गलत बात है. जब भी आप किसी रूम में जाओ या कभी किसी ऑफिस का कभी कोई भी आप जैसे आपकी मैडम है या कोई बॉस है, अगर जब भी आप उनका जो दरवाज़ा होता है हमेशा आपको नॉक करके ही जाना चाहिए, यानी कि हमेशा परमिशन से ही आपको अंदर जाना, एंटर करना चाहिए कोई भी जगह पे. ठीक है, विदाउट परमिशन ही बिना परमिशन के एंटर नहीं करना है. इंटरप्टिंग व्हेन 2 पर्सन्स आर टॉकिंग, जब भी कभी भी 2 पर्सन्स या कभी भी कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं तो उसके बीच में टोकना अच्छी बात नहीं होती है. इंटरप्टिंग मतलब टोकना किसी को. ठीक है, तो यही ऐसे कुछ मैनर्स है जो अच्छे नहीं होते हैं. ठीक है, सो नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एक्ट्स ऑफ बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर एंड एनोइंग.
कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, यानी कि आप और भी ज़्यादा ऐसे बिहेवियर को आप लिख सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी एनोइंग है और जो काफ़ी बैड मैनर्स है, ठीक है। आप और भी बैड मैनर्स लिख सकते हो और फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कजिन या अपनी फैमिली के साथ आप ये डिस्कस कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कैसे लिख सकते हो, जैसे टॉकिंग टू लाउडली ऑन द सेल फोन और इन पब्लिक, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। दूसरा कि आप प्लेइंग म्यूज़िक और टीवी विद हाई वॉल्यूम, यानी जब भी आप टीवी में कुछ प्रोग्राम या कुछ गाने सुनते हो तो काफ़ी हाई वॉल्यूम करके सुनते हो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा है कफिंग विदाउट हैंकरचीफ ऑन माउथ, यानी कि आप बिना छिट देते हो हैंकरचीफ के बिना ही, ठीक है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत बात होती है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं बैड मैनर्स, और जो आपको लगता है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टेक आउट पेज नंबर 34। Okay, so next page number 34, page on the top it is given activity 3. Make a list of undesirable behavior in the classroom and school. Compare your list with that of your friends. Write the list on a chart paper and display in the class. तो इसमें एक्टिविटी 3 में क्या बोला है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप चाहे 10 to 15 आप ऐसे बैड मैनर्स या ऐसे कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर आप लिख सकते हो जो कि आप क्लासरूम में या स्कूल में अपनाते हो, ठीक है। वो बैड मैनर्स या कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर आप लिख सकते हो और उसके बाद आप वो अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट के साथ कंपेयर कर सकते हो उस लिस्ट को। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो क्या है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस टाइप का आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप लिख सकते हो प्लेइंग प्रैंक्स इन स्कूल, यानी कि प्रैंक्स मतलब जब आप किसी के साथ मस्ती करते हो, ठीक है, तो किसी के साथ, हाँ, तो ये आप लिख सकते हो पहला। दूसरा क्या है कि कीपिंग ऑन डिस्टर्बिंग अदर्स, यानी कि आप रोज मतलब किसी क्लासमेट को आप बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहे हो या किसी और को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो आप कि कीपिंग ऑन टॉकिंग वाइल द क्लास इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि आप जब क्लास चल रही होती है, टीचर समझा रही होती है और आप कंटिन्यूसली आप बातें कर रहे हो, तो ये भी एक बैड मैनर्स है। ओके, फोर्थ आप लिख सकते हो पासिंग कमेंट्स व्हेन द क्लास इज इन प्रोग्रेस, यानी कि आप पास करते हो, कमेंट्स पास करते हो जब क्लास चल रही होती है तब। नेक्स्ट, फिफ्थ आप लिख सकते हो डिसओबेइंग टीचर्स और इग्नोरिंग देयर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप जब टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उनको डिसओबे करते हो और इग्नोर करते हो, और जो टीचर इंस्ट्रक्शंस देती है वो आप नहीं मतलब नहीं समझ पाते, उसको इग्नोर कर देते हो। ओके, तो ये भी एक बैड मैनर्स है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आप अपने मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा एक्टिविटी 3, जो कि आपको नोटबुक में लिखना है, इंग्लिश की नोटबुक में। ओके, नाउ अब हम चलते हैं, डेट इज एक्टिविटी नंबर 4, जो कि आपका मेन जो पोएम है, डेट इज एट द थिएटर टू द लेडी बिहाइंड मी, एंड इट इज रिटन बाय A.P. हर्बर्ट। ये पोएम किसने लिखी है? A.P. हर्बर्ट ने लिखी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोएम लिखी है और काफ़ी फेमस भी है, ठीक है, और आप इसे एंजॉय भी करोगे, ठीक है, इस पोएम को। तो जैसे फर्स्ट पैरा में यहाँ पे दिया हुआ है, डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, I ever saw it till today. You know the details of the plot, but let me tell you, I do not. So, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वो एक यानी कि ये जो प्ले है, ठीक है, जब जो पोएट होता है, ठीक है, वो खुद एक पोएट होता है जो कि एक प्ले देखने जाता है जो काफ़ी सस्पेंसफुल प्ले होता है, ठीक है, यानी कि कुछ न एक एलिमेंट, एक सरप्राइज का एक एलिमेंट होता है इस पूरे प्ले में।
और जैसे वो देखने जाता है तो पीछे एक, उसी के पीछे एक लेडी होती है जो उसके पीछे बैठी हुई होती है, जो कि उसने ऑलरेडी वो प्ले देख लिया होता है। तो वो वही बता रहा है, पोएट जो है वो यही बता रहा है कि डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले, अगर आपने ये प्ले देख लिया है, जो कि मैं अभी जस्ट फर्स्ट टाइम देखने आया हूँ इस प्ले को, तो आप जो है सब कुछ, यानी कि वो जो लेडी होती है वो काफ़ी लाउडली जोर जोर से कि बोलना स्टार्ट कर देती कि जैसे जैसे स्टोरी चल रही होती है, प्ले चल रहा होता है, वो पहले ही बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो वही जो पोएट है वो यहाँ पे बता रहा है कि तुम्हें जो प्लॉट का मतलब होता है स्टोरी, यानी आप सभी स्टोरीज जो है वो लाउडली जोर जोर से आप पहले ही बता रहे हो, तो आप ऐसा मत करो। मतलब कि पोएट जो है वो लेडी को बता रहा है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि प्लीज़ आप चुप हो जाइए, यानी कि वो बता रहा है कि आप चुप हो जाइए और मुझे जो है वो जो प्ले है उसको देखने दीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे आपको इस पोएम दी हुई है, तो पोएम में क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी आती है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है यहाँ पे 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है। जैसे यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट बट लेट मी टेल यू आई डू नोट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लॉट एंड नोट, यानी यहाँ पे 2 जो आप देख रहे हो प्लॉट और नोट, ये क्या है, ये एक इंटरनल राइम है। ठीक है, इंटरनल राइम मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ड्स यूज़ किया हुआ है प्लॉट और नोट, ये जो एंड में यूज़ किया हुआ है, पोएम के एंड में यूज़ किया हुआ है वर्ड्स। ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक बहुत राइम, यानी कि एक राइम में जा रहा है। ठीक है, मतलब जैसे राइमिंग वर्ड्स हम कहते हैं ना, प्लॉट, नॉट, चेयर, एयर, ये क्या हो रहा है, एक राइमिंग वर्ड्स बन रहा है। तो उसी तरह से ये पोएम, मतलब कि जो लाइन्स है एंड में प्लॉट आ रहा है, वही उसके नीचे जो है एंड में नोट आ रहा है, यानी प्लॉट नोट। तो ये क्या बन रहा है, एक राइमिंग वर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, एक राइमिंग वर्ड्स बन रहा है, इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, इंटरनल राइम होगा ये। ओके, अब एक और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, डेट इज लिटोटिस। लिटोटिस मतलब कि यहाँ पे एक नोट का यूज़ हो रहा है, फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट जो है नोट का यूज़ हुआ है। तो नोट क्या यहाँ पे क्या बता रहा है कि नोट, यानी आपको नहीं करना, मतलब कि इस स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, और वो क्या, किसका यूज़ करके, नोट का यूज़ करके। समझ में आया, तो इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, लिटोटिस। समझ में आया। तो अभी हम नेक्स्ट पेज नंबर पे चलते हैं, डेट इज पेज नंबर 35। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ यू कीप शाउटिंग हु इट इज। यानी कि यहाँ पे ऑथर क्या ढूंढ रहा है, वो फाइंड क्या कर रहा है, वो ये बता रहा है टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरस आइडेंटिटी, यानी कि जो पीछे जो लेडी बैठी हुई होती है वो क्या बता रही है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस हो रही है, यानी चल रही है, वैसे वैसे वो सारा जो सस्पेंस है वो रिवील करती जा रही है, मतलब वो बताती जा रही है, सारा सस्पेंस बताती जा रही है। और इसीलिए वो धीरे धीरे क्या कर रही है, वो जो मर्डरर्स की जो, मतलब कि इस प्ले में जो मर्डर की जो आइडेंटिटी, यानी जो मर्डरर, यानी कि जो मर्डर करने वाला होता है उसकी आइडेंटिटी वो पहले से ही बता रही है। तो वही जो है यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है कि वो जोर जोर से कीप शाउटिंग, यानी कि वो बार बार जोर जोर से वो शाउट कर करके सारा का सारा जो प्ले है, जो स्टोरी है वो बताती जा रही है। और इसलिए यहाँ पे वो ऑथर क्या बोल रहा है कि जो लेडी है दैट शी इज़ नॉट हिज फ्रेंड, यानी कि वो जो लेडी है वो उसकी फ्रेंड नहीं है। किसकी फ्रेंड, ऑथर की फ्रेंड नहीं है वो। ठीक है, जो उसके पीछे बैठी हुई है वो उसकी फ्रेंड नहीं है, और इसलिए वो ऑथर जो है वो लेडी को बोल रहा है कि वो, मतलब वो बोल रहा है कि आप प्लीज़ मेरे पे फेवर कीजिए और इस प्ले का जो सस्पेंस है, जो मर्डरस जो आइडेंटिटी आप रिवील कर रहे हो उसे मत कीजिए। ठीक है, तो समझ में आया, जो यहाँ पे लेडी है वो सस्पेंस बताती जा रही है। ठीक है, किसके बारे में, मर्डरस आइडेंटिटी की जो
सस्पेंस है वो सारा बता रही है, जो सरप्राइज होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जब हम कभी भी हम जैसे ऑडियंस है, ठीक है, हम पिक्चर देखने मतलब कि उसका पहले हम ट्रेलर देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो उसमें क्या होता है कि सस्पेंस होता है, तो हमें एक्साइटमेंट होता है कि हाँ हम जा रहे हैं देखने के लिए। पर क्या हुआ कि कोई पीछे या बाजू में आके कोई बैठ गया और आपको सारा बताता चले किसके पास ये होगा, वो होगा, ये होगा। तो इससे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, जो एक्साइटमेंट होता है उस प्ले का, उस मूवी का देखने का, वो सारा चला जाता है। तो वही सेम यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि आप प्लीज़ मत शाउट कीजिए और मर्डरर्स की जो आइडेंटिटी है उसे रिवील मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्टर्स इन देयर फनी वे हैव several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before। यानी कि अब इसमें क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे एक्टर्स इन देयर फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, यानी कि जो एक्टर्स उस मूवी में प्ले करते हैं, यानी कि जो रोल एक्टर्स प्ले करते हैं वो इस तरीके से प्ले करते हैं ताकि वो हमें फनी लगे, ठीक है, मतलब वो हमें हंसी आए। यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं प्ले या मूवी के अंदर जिससे देखकर हमें हंसी आती है। बट जो पोएट था, जो ऑथर था, जो बैठ के वहाँ पे जो मूवी और प्ले को देख रहा था, उसको बिल्कुल भी उसका बिल्कुल भी वो मन बहला नहीं पा रहे थे। समझ में आया? अम्यूज़ का मतलब मन बहलाना, मतलब कि जब ऑथर बैठ के देख रहा था उस प्ले को, जब भी कोई फनी सीन आता था तो क्या होता था कि जो पोएट था उसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, यानी कि उसका जो मन जो बहला नहीं पा रहे थे। कौन? एक्टर्स, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव जस्ट सेड दैम जस्ट बिफोर, क्यों? बिकॉज उसने पहला ही, जो लेडी पीछे बैठी हुई थी उसने पहला ही सारा बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए जो ऑथर था, जो पोएट था, उसको बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं आया, नहीं उसको हंसी नहीं आई, उसको वो चीज़ फनी नहीं लगी तब। ओके, द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज, I understand, in some surprise, but the surprise now must be small since you have just foretold all। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं फोर्थ स्टैंजा में? मेरिट का मतलब होता है ड्रामा, मेरिट का मतलब होता है कि गुडनेस, एक्सीलेंस, और यू कैन से इन हिंदी योग्यता। यानी कि जो ड्रामा जैसे जा रहा था, ठीक है, उसकी जो एक्सीलेंस, उसका जो एक्साइटमेंट, उसकी जो चीज़ जो अच्छी थी, एक्सीलेंस, वो सारा का सारा जो सरप्राइज था वो सारा इस ड्रामे में लाइक करता था। बट वो सारा सस्पेंस क्या था? पहले से ही बता दिया किसी ने। किसने बताया? फोटो, यानी पहले से बता दिया। किसने? जो लेडी बैठी हुई थी पीछे। और किसके पीछे बैठी हुई थी? ऑथर के पीछे, ठीक है। तो उसने सारा जो सरप्राइज था, जो सारा का सारा वो रिवील कर रही थी। समझ में आया? अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, द लेडी यू हैव ब्रॉट विद यू इज आई इन्फर अ हाफ विट ट्यूब बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीज। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अब यहाँ पे लेडी, यानी कि अब जो लेडी थी ना, जो पीछे बैठी हुई थी, किसके पीछे? ऑथर के पीछे जो लेडी बैठी हुई थी, वो अपने साथ किसे लेकर आई हुई थी? नीस को, मतलब अपनी जो भतीजी थी उसको भी अपने साथ लेकर आई हुई थी, जो कंपेनियन थी, ठीक है, उसको भी लेकर आई हुई थी अपने साथ। और वो उसके साथ मिलके जोर जोर से चिल्ला रही थी, सारा जो सस्पेंस था वो रिवील कर रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोएट होता है वो लेडी को क्या इन्फर, यानी कि क्या बता रहा है? जो कंपेनियन लेडी होती है उसको बता रहा है हाफ विट। हाफ विट का मतलब क्या होता है? अ लिटिल स्टूपिड। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पोएट जो है वो लेडी को किससे कंपेयर कर रहा है? मतलब उसको बोल रहा है कि यू एक हाफ विट नहीं, अ लिटिल स्टूपिड, यानी कि वो यहाँ पे कन्वे कर रहा है उसको कि ये जो लेडी जो पीछे बैठी हुई है बिल्कुल थोड़ी सी बेवकूफ़ है, जो सारा सस्पेंस पहले से बता रही है जोर जोर से, लाउडली। एंड अब एक और चीज़ यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो कि बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीज। अब यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है मेंटिनोमी। ओके, मेंटिनोमी का मतलब क्या होता है?
चेंज ऑफ नेम, यानी कि विथ विच द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस विद अ वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो नेम है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पी से रिप्लेस कर दिया। समझ में आया? कोई किसी का नाम जब हम चेंज कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, हमने उसका नाम चेंज कर दिया, तो इसीलिए यहाँ उसका क्या हो गया, फिगर ऑफ स्पीच मेंटोनॉमी। समझ में आया? जो कि उसकी असिस्टेंस बनकर आई, नीस क्या बनकर आई थी, असिस्टेंस बनकर आई थी उसकी, ठीक है, और उसके बिल्कुल नेबर यानी बिल्कुल उसके बाजू में बैठी हुई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे बताया है, नेक्स्ट है इन शॉर्ट फुल वुमन इट वुड सूट मी just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑथर जो है वो क्या बता रहा है, यानी जो पोएट जो है वो वुमन को क्या कॉल कर, यानी यहाँ पे इसको क्या बुला रहा है, फूल, FUL। सो FUO इसका मतलब होता है मैनरलेस। यहाँ पे पोएट वुमन को क्या बता रहा है, बिल्कुल मैनरलेस बता रहा है, और उसको बता रहा है कि उसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, कि वो जोर जोर से वो सारा जो प्ले है वो रिवील कर रही है, और इससे क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्बेंस भी होता है और थोड़ा अनोइंग भी लगता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो है कि अब यहाँ पे जो पोएट जो है वो एक और कन्वे यहाँ पे कन्वे क्या कर रहा है कि जो लेडी उसके पीछे बैठी हुई होती है उसे बार बार नहीं बोलना चाहिए, यानी कि शी शुड नॉट स्पीक अगेन, यानी इसको बार बार वही सेम चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए पोएट जो है वो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा है, म्यूट का यूज़ कर रहा है। म्यूट का मतलब साइलेंस, बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, यानी कि पोएट जो है वो लेडी को क्या बता रहा है कि आपको बिल्कुल म्यूट रहना है, नहीं बिल्कुल चुप रहना है। ठीक है, वो उसको बता रहा है लेडी को, उसको इंस्ट्रक्ट दे रहा है, पर फिर भी जो लेडी है वो सुनती नहीं है। और वो और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इनफैक्ट अब यहाँ पे एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है, डेट इज फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, जैसे देखिए आप, इनफैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, यानी कि अब यहाँ पे अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो लेटर्स या जो साउंड रिपीट होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेटर्स के रिपीट हो रहा है, एम, मेक का एम हो रहा है, माई का एम हो रहा है, मीनिंग का एम आ रहा है, फर्स्ट लेटर देखना है एम। ओके, तो ये क्या हो रहा है, लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, या फिर जो साउंड होता है वो रिपीट होता है, तो इसको हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, अलिट्रेशन कहेंगे। ओके, समझ में आया। और इसीलिए यहाँ पे जो पोएट है लास्ट में लिखा है, आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, यानी वो यहाँ पे बता रहा है कि मुझे भरोसा है कि तुम फिर दोबारा नहीं बोलोगी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट में, एंड मे आई एड वन ह्यूमन टच। अब यहाँ पे एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है, डेट इज इंटरोगेशन। क्यों, बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे जो पोएट है, ठीक है, वो उसने यहाँ पे पोएटिक इफेक्ट लेकर आया है बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। इसने एक क्वेश्चन पूछा है, इसलिए एक फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, इंट्रोगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोएट है वो यहाँ पे क्या ऐड कर रहा है, एक ह्यूमन टच ऐड कर रहा है। डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, यानी कि इसमें ये बता रहा है कि जो पोएट है, ठीक है, अब वो लेडी जो है इतना मतलब उसके क्लोज आ गई थी, पोएट कितने क्लोज आके बोल रही थी कि उसकी जो मतलब जो सांस जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे मुंह से जो एक हवा यानी कि एक ब्रीथ, जो वो ब्रीथ सांस भी ले रही थी, तो बिल्कुल उसके नेक यानी जो उसकी जो गर्दन है बिल्कुल वहाँ से उसको महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, और वो जो पोएट है उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो पोएट है वो एक ह्यूमन का टच ऐड कर रहा है, जिससे क्या बता रहा है कि बिल्कुल मैनरलेस, यानी कि जो कोई भी एक अजनबी कोई पर्सन, जो एक पर्सन होता है, जब आपके बिल्कुल क्लोज में आके और आपसे मतलब पीछे बैठ के और आपसे मतलब जब भी वो देख रही है कोई
प्ले या मूवी और वो सांस ले रही है, मतलब ब्रीथ कर रही है, और वही सब आपको फील हो रहा है। कहाँ पे? आपकी गर्दन के नीचे, आपके गर्दन पे फील हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पोएट है वो एक ह्यूमन टच का ऐड कर रहा है, ठीक है, कि जो इससे क्या होगा कि जो पोएट होगा वो बिल्कुल भी इस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेगा, ठीक है। और इसलिए ये जो पोएट है वो चाहता है कि वो अटेंशन, यानी कि टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लेडी टूवर्ड्स दिस, यानी कि वो बताना चाह रहा है लेडी को कि प्लीज़ मेरी गर्दन के आके आप सांस मत लीजिए, ब्रीथ मत कीजिए। समझ में आया? तो ये था यहाँ पे जो पोएट जो है वो यहाँ पे, इसलिए उसने ह्यूमन टच यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। कहीं पर भी अगर बाई चांस आप आगे बैठे हो, जैसे मूवी देखने जाते हो, कैसी सीट्स होती है, बिल्कुल ऊपर नीचे होती है, तो क्या होता है कि जो भी ऊपर, यानी कि आपकी सीट नीचे होगी तो कुछ ऊपर होगी सीट्स, ठीक है, पिछला ऊपर होगा आपके, तो तब भी तो अगर उसने कोई मतलब कि वो इतने क्लोज आ गया था, इतने साल कभी कोई क्लोज आ जाता है और मतलब, और आप ऐसे मूवी मतलब बैठे हो देख रहे हो, अगर वो सांस ले या कुछ बोले भी तो आपको फील होता है, आपकी गर्दन आपके नेक पे वो एक फील होता है, ठीक है। एक तो इस वजह से यहाँ पे जो कि क्या लगता है, वो काफ़ी बुरा भी लगता है, काफ़ी बैड फील भी होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोएट जो है वो बता रहा है कि बिल्कुल वो इस बिहेवियर को वो टॉलरेट नहीं करेगा, और ये बिल्कुल बैड मैनर्स होता है, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप मूवी देखने जाओ, प्ले देखने जाओ, तो हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, ठीक है। इतने भी पास नहीं आना है किसी के कि आपको उसकी जो आप सांस लो तो उसको महसूस हो कि आप सांस ले रहे हो, ठीक है। और वन मोर थिंग आई हैव टू मेंशन इन दिस, दैट इट इज़ गिवन वन लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे दी हुई है, डेट इज सिनेक्डकी। सिनेक्डकी यानी कि लास्ट लाइन पे यहाँ पे यूज़ की गई है, डेट इज़ डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच। ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है? सिनेक्डकी। सिनेक्डकी का मतलब होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल बॉडी द पोएट हैज़ यूज्ड नेक टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे पूरी, यानी कि आपने यहाँ पे जो है पोएट ने मेंशन किया है होल बॉडी की, अगर मतलब उसको यहाँ पे होल बॉडी को मेंशन करना चाहिए था, उसके अलावा उसने क्या मेंशन किया है? नेक, यानी कि उसने एक पूरी होल बॉडी का मेंशन ना करते हुए उसने सिर्फ एक नेक का ही यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे क्या क्रिएट हो रहा है? एक पोएटिक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। समझ में आया? तो इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होगी? सिनेक्डकी। समझ में आया? सो दिस इज द पोएम, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर, डेट इज पेज नंबर 36। एक्टिविटी नंबर 5, मैचिंग। बट ये मैचिंग मीनिंग्स है, तो ये मीनिंग्स आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ मैचिंग, दिस इज़ अ मीनिंग्स, ओके। जैसे प्लॉट, तो प्लॉट का मीनिंग क्या होगा? इवेंट्स इन द स्टोरी ऑफ अ प्ले, यानी कि जो स्टोरी में जो इवेंट्स जो चलते हैं, ठीक है, जो क्रिएट मतलब जो इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं इन अ स्टोरी ऑफ अ प्ले, दैट इज़ नोन एज द प्लॉट। नेक्स्ट सीक्स, तो सीक्स का मतलब यहाँ पे सेकेंड नंबर आएगा, टू ट्राई टू फाइंड, गेट और अचीव, ठीक है, यानी किसी चीज़ को ढूंढना। नेक्स्ट है मैरिट, मैरिट यानी इंटरेस्ट। अम्यूज, तो अम्यूज का यहाँ पे आएगा फोर्थ, इंटरेस्ट और गिव प्लेजर। फोरटोल यानी जो मैंने आपको बताया था, पहले से ही बता दिया हुआ, तो आएगा इसका आंसर टू टोल्ड बिफोर हैंड। इन्फर मतलब किसी का ओपिनियन बताना, ओके, अबाउट द फैक्ट्स। हाफ विट यानी स्टूपिड यानी बेवकूफ़। फाउल मतलब मैनरलेस, बिल्कुल भी उसके अंदर मैनर्स नहीं है, तो मैनरलेस। पीस यानी कि एक ऐसा कंपोजिशन विच इज़ यूज्ड इन फॉर म्यूजिक, ड्रामा और स्कल्पचर। असिस्टेंस यानी फॉर हेल्प के लिए। म्यूट, स्पीचलेस, बिल्कुल चुप, साइलेंट। नीस यानी भतीजी को कहते हैं, ठीक है, या सन और डॉटर ऑफ अ ब्रदर और अ सिस्टर, तो ये यहाँ पे आएगा 12 नंबर, ओके। ये मीनिंग्स मैं आपको दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द पेज नंबर 37। एक्टिविटी 6 क्वेश्चन आंसर से, वो मैं आपको बाद में लिखा दूंगी, ठीक है, ये मैं बाद में करवाऊंगी आपको क्वेश्चन आंसर से, इसलिए
नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिविटी 7 पे जो MCQs है। तो हम देखते हैं फर्स्ट, आई एवर सॉ इट टिल टुडे मीन्स, यानी कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा जो मैंने आज देखा। तो आई हैवंट सीन इट सो फार, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैवंट सीन इट सो फार। सेकेंड, बट दिस सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल, इसका मतलब क्या है कि जो सस्पेंस है वो सारा, जो प्ले था सस्पेंस का वो सारा खत्म हो जाएगा, नहीं बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, द सस्पेंस ऑफ द प्ले इज रेदर लॉस्ट। नेक्स्ट, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, का मतलब कि डोंट कीप सो क्लोज टू मी, मतलब कि मेरे इतने पास मत आओ। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये MCQs जो है एक्टिविटी 7 वो भी आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है, तो ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, टेक आउट पेज नंबर 38, एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी 8, हियर इन दिस पोएम द वर्ड पीस मीन्स अ वर्क ऑफ आर्ट, अ प्ले, यानी कि पीस का मतलब क्या होता है कि कोई एक काम जो कि किससे रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, आर्ट यानी कला, जो कि एक प्ले है। ठीक है, यानी सपोज यहाँ पे आपको बोला है, एग्जांपल दिया हुआ है कि अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ एडवाइस, यानी कि जो चीज़ के लिए आपको कोई आपको एडवाइस देता, जो चीज़ के लिए जो एडवाइस दी जाती है, डेट इज़ अ पीस। ओके, जैसे कोई एक पीस है ऑफ वुड, और जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ लैंड, ज़मीन है तो उसका एक पीस, एक टुकड़ा जैसे हम कहते हैं, एक पीस। अ पीस ऑफ पाई, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ केक। ओके, तो आप इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है अ पीस ऑफ क्लोथिंग, क्लोथ का एक जो टुकड़ा है कपड़ा का उसका। अ पीस ऑफ आर्ट, अ पीस ऑफ रॉक, रॉक यानी स्टोन या पत्थर। ठीक है, तो यही है एक्टिविटी 8 जिसमें आपको पीस के बारे में लिखना है। आप लिख सकते हैं और भी आप बना सकते हो, जैसे अ पीस ऑफ राइटिंग, अ पीस ऑफ पजल, ओके, अ पीस ऑफ म्यूज़िक, अ पीस ऑफ मशीनरी। ओके, तो आप इस तरीके से और भी बना सकते हो, यानी कि कोई एक चीज़, जैसे आप पीस ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर का एक पीस, जैसे चेयर आ गया, टेबल आ गया। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे अ पीस, एक पीस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी 9 में आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरेचर, राइट 1 और 2 सेंटेंसेस ऑन ईच डिफरेंट टाइप। जैसे लिटरेचर, मेजर फॉर्म्स एंड जेनियस, मतलब इसमें आपको एक इन सब के मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि किसमें क्या डिफरेंस है, और आपको जस्ट 1 और 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ, बट मैं आपको वो लिखने के लिए दूंगी, तो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला है नॉवल, तो नॉवल हम कब यूज़ करते हैं? नॉवल जैसे कि एक काफ़ी लंबा एक रिटन एक प्रोस नरेटिव होता है, यानी कि काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो एक स्टोरी की तरह होता है, या फिर एक प्रोस, एक जैसे आप पढ़ रहे हो एक लिटरेचर की तरह होता है। ठीक है, जो नरेट किया जाता है बाय द राइटर और अ ऑथर। नेक्स्ट पोएम, तो पोएम क्या होता है? पोएम जो होता है एक कंपोजिशन है विच इज़ रिटन इन वर्ड्स, यानी कि पोएम्स जो होता है ज़्यादातर आपकी जो आप इमेजिन करते हो। ठीक है, और आप एक राइमिंग ऑर्डर की, मतलब राइमिंग वर्ड्स ऑर्डर की तरह आप लिखते हो। ठीक है, पोएम बेसिकली एक इमेजिनरी, यानी कि जो आप इमेजिन करते हो और उसको एक बिल्कुल पोएटिक इफ़ेक्ट देते हो। ठीक है, राइमिंग ऑर्डर में लिखते हो, डेट इज़ अ पोएम। ड्रामा, तो ड्रामा तो ऐसा आपको पता ही है कि कोई प्ले होता है या कोई ड्रामा होता है जो बेसिकली कोई कैरेक्टर्स के ऊपर होता है, जो जिसमें डायलॉग्स होते हैं। ठीक है, देन शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी इट इज़ लाइक अ लिटरेरी, एक फिक्शनल, यानी कि एक जो छोटी सी स्टोरी होती है, छोटी सी कहानी होती है। ठीक है, नोवेला, तो नोवेला होगा एक मतलब जो शॉर्ट प्रोज की तरह होता है। ठीक है,
जो बिल्कुल मतलब कि जैसे शॉर्ट स्टोरी है, जो कहानी बिल्कुल छोटी होती है, जैसे यहाँ पे ऊपर नॉवेल था जो काफ़ी लंबा होता है, प्रोज की तरह होता है, ठीक है। वो नॉवेल है मतलब शॉर्ट, जो बिल्कुल शॉर्ट में दिया होता है, शॉर्ट प्रोज की तरह होता है, ठीक है। विच इज़ नरेटेड बाय द राइटर और अ ऑथर। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या होता है, कोई कॉमेडी फिल्म होती है, ठीक है, जिससे आप कोई जो एक्टर जो परफॉर्म करता है, जो रोल प्ले करता है, जो काफ़ी डायलॉग्स जो होते हैं काफ़ी फ़नी होते हैं, तो उसको आप कॉमेडी फिल्म कहते हो या कॉमेडी प्ले कह सकते हो। ओके, तो डेट इज़ अ कॉमेडी, जो कि आप जैसे स्टैंड अप कॉमेडी भी की जाती है, ठीक है, जो आप देखते हो टेलीविज़न पे, फिल्म में कॉमेडी आती है जिसे आप देखकर हंसते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रामा। तो ड्रामा भी क्या हो गया, ड्रामा तो ओके, ड्रामा तो हो चुका है, रिपीट हुआ है ड्रामा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है एपिक। एपिक जो है, एपिक इज अ लॉन्ग पोएम। एपिक क्या होता है, एक लॉन्ग पोएम होता है विच इज़ टिपिकली डिराइव फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन, यानी जिसमें काफ़ी एडवेंचर्स होते हैं, ठीक है, या फिर काफ़ी लेजेंडरी के बारे में जो स्टोरीज होती है उसके बारे में लिखा जाता है, डेट इज़ द एपिक। ओके, नेक्स्ट है लिरिक। तो लिरिक क्या होता है, इट इज़ अ पोएम जो क्या एक्सप्रेस करती है, थॉट्स को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, जो काफ़ी सॉन्ग लाइक स्टाइल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिया हुआ है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी मतलब एक ड्रामा कह सकते हो, या फिर एक ड्रामा की तरह होता है, या फिर एक काम होता है जिसमें जो मेन कैरेक्टर्स होता है, बीच में अचानक से कुछ बहुत एक्सट्रीम सॉरो, यानी कुछ ट्रेजिडी हो जाता है, जैसे किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी एक ऐसी ट्रेजिडी हो जाती है जिससे हमें एक क्या हो जाता है, स्टोरी मतलब एक मॉरल वीकनेस हमें बताती है, ठीक है। मतलब कुछ भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, ट्रेजिडी हो जाती है, ठीक है, मतलब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे हमें उसको फेस करना होता है, ठीक है, डेट इज़ द ट्रेजिडी। ओके, जो गलत हो सकता है या सही भी ट्रेजिडी हो सकती है। ओके, तो समझ में आया, ये कुछ मीनिंग्स थे जो मैंने आपको सब समझाया है। मैं आपको पूरा दे दूँगी जिससे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में आपको लिखना है, वो मैं आपको दे दूँगी। ओके, तो लास्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, डेट इज़ एक्टिविटी नंबर 10। नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी नंबर 10। डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द प्ले स्टैक्ड इन योर स्कूल, द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी यूज। यानी कि आपको एक ऐसा प्ले या कोई एक ऐसा ड्रामा आपको लिखना है जो आपके स्कूल में परफॉर्म हो चुका है, या कोई स्टोरी आपको लिखनी है जो ऑलरेडी स्कूल में प्ले हो चुकी है, ठीक है। ड्रामा लिखना है जैसे आपको, और बाय यूजिंग दिस गाइडिंग लाइन्स, यानी आपको गाइडिंग पॉइंट्स आपको यूज़ करते हुए आपको पूरा एक प्ले, एक पूरी स्टोरी लिखनी है। जैसे आपको नेम लिखना है कि कौन सा प्ले है, उसके बाद प्ले राइट यानी कि आपको स्टोरी के बारे में लिखना है कि कैसे स्टोरी है, क्या था उस स्टोरी के अंदर, ठीक है। फिर थीम लिखना है आपको स्टोरी का, जैसे क्या थीम है, स्टोरी किससे रिलेट करती है, ठीक है। इसके बाद मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो आपको लिखना है, कॉस्ट्यूम्स क्या है, डायलॉग्स लिखने हैं, और लास्ट में ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आया, क्या फीडबैक आया है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स के जो गाइडिंग पॉइंट्स है उसको लेकर आपको एक स्टोरी, एक ड्रामा आपको लिखना है, जो कि आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा जो आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में मत लिखना, ठीक है, डार्क पेंसिल से लिखना है, आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। ओके, सो इसी तरीके से आपका जो 4th चैप्टर है इंग्लिश का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर आपको जो मैं एक्टिविटीज़ दूंगी आप वो लिख लीजिएगा अपनी इंग्लिश की नोटबुक में। जो मैं इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के लिए दे रही हूँ वही इंग्लिश की नोटबुक में लिखिए, बाकी टेक्स्ट बुक में ही लिखना है आपको, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेल, ठीक है। जो आपको जो पोएम जो मैंने अभी समझाई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, ये मैं आशा रखती हूँ। और नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।